सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान मंजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक पूर्व मंत्री माननीय नंदन चौधरी जी, सम्मानित विधायक श्री विक्रम रंधावा जी, डीडीसी के सम्मानित सदस्य तरनजीत सिंह टोनी जी, जम्मू कश्मीर जाट सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, माननीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सुखनंदन जी ने मुझे एक दिन पहले बताया कि कल कार्यक्रम है। मैंने कहा मैं आऊंगा। इस बार के कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस दिन श्रीनगर से जम्मू की कोई फ्लाइट ऐसी नहीं थी कि मैं आ सकूं और वापस जा सकूं, क्योंकि शाम को मेरा एक कार्यक्रम था। तो मैंने अनुरोध किया कि इसे किसी दूसरे तिथि को अगर आप करेंगे तो मुझे सुविधा होगी। मैं आभारी हूं। आज भी मैं जो समय दिया था उससे 1 घंटे देरी से आया। उसमें भी मेरा दोष नहीं है, वो फ्लाइट ही 1 घंटे डिले है, इसलिए मैं आपके बीच देरी से आया। जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। एक ऐसे माहौल में हम सब मिले हैं जब 22 अप्रैल को पहलगांव की बैसरन घाटी में 26 निर्दोष लोगों, निरपराध लोगों की बर्बर हत्या हो गई। पूरे देश में एक आक्रोश था, उबाल था। आप में भी वो उबाल था। 15 दिन के अंदर ही मां भारती के वीर योद्धाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंक के 9 बड़े अड्डों को ध्वस्त किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम भारतीय सेना के वीर जवानों ने किया। मुझे लगता है कि उन घावों की टीस अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में गिन गिन करके जब तक एक आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं माना जाएगा। अमन और तरक्की के दुश्मन और हर एक आतंकी संगठन की कमर जब तक पूरी तरह से टूट न जाए, मुझे लगता है कि तभी वो ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर का ये सर्वोच्च संकल्प है और होना भी चाहिए कि आतंकवाद और उनके समर्थकों को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से विदा किया जाए। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमने भी श्रद्धांजलि दी अपने बहादुर सैनिकों को, सेना के जवानों को। कई योद्धा हमारे बीच से चले गए। जम्मू कश्मीर के कई नागरिक भी हमने खोए हैं। हम उनकी पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करते हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर गया है। कल तक हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। अब अमेरिका, चीन और जर्मनी यही 3 देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था हमसे बेहतर है। वह दिन दूर नहीं है जब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीएपएफ के जवानों ने भी हथियारबंद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज किया है। एक है कि जमीन जम्मू कश्मीर की आतंकवाद से मुक्त हो, इसका हर प्रयास किया जाएगा।
हथियारबंद आतंकी हों या उनके सफेद पोश सरपरस्त हों, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आतंकवादी तो गोली चलाकर किसी की जान लेता है, ये जो सफेद पोश सरपरस्त हैं ये पूरे समाज को खोखला करते हैं। उनके कर्मों की सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि आने वाली 7 पुश्तें याद करें, ये बड़ा आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान और उसके आतंकवादी सिस्टम ये भारत सरकार की नोटिस में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ही कह दिया था कि भविष्य में यदि कोई दुस्साहस पाकिस्तान के द्वारा हुआ या कहीं आतंकवादी घटना हुई तो इसे हम एक्ट ऑफ वार, युद्ध मानेंगे और फिर ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित है फिर अपना काम उसी तरीके से करेगा। एक बात बड़ी साफ है कि भारत युद्ध का समर्थक कभी नहीं रहा है। पहलगाम की घटना के बाद भी भारत और भारतीय सेनाओं ने जो संयम दिखाया, किसी निर्दोष नागरिक पर या पाकिस्तान के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर भारत की ओर से हमला नहीं हुआ। 6 और 7 मई की रात को सुदूर अंदर तक जाकर के 9 आतंकवादी ठिकानों को बहुत सटीकता के साथ, संयम के साथ और संवेदनशीलता के साथ भारतीय सेनाओं ने नष्ट किया। और उसके बाद भारत के डीजीएमओ ने बता भी दिया कि हमने अपना काम कर लिया है, अब हमारी ओर से कोई एस्केलेशन, उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन आतंकवादियों का खात्मा, आतंकवादी कैंप्स का खात्मा, पाकिस्तान ने माना कि उसके ऊपर आक्रमण है, क्योंकि पाकिस्तान की नीति जो है वो शुरू से रही स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बढ़ाने की। सन 1947 में हम एक मुल्क के रूप में आज़ादी पाए थे, उसे भी उसी समय आज़ादी मिली थी। जब नया आसियां होता है तो आसियां का मालिक सोचता है कि आसियां कैसे हम बसाएं, लेकिन आज़ादी मिलने के कुछ दिन बाद ही कबायलियों के रूप में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया। आप उसके भुक्तभोगी हैं, मुझे उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने जन्म से ही उसकी ये नीति रही है और मुझे लगता है कि अब उसे सबक मिल गया होगा। एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। जो भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, हमारे सेना के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ, उनको जहन्नुम पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं और ये काम लगातार चलता रहेगा। चुन चुन करके ऐसे खतरनाक आतंकियों का सफाया जब तक नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन नहीं हो सकता है। विकास तभी होता है जब शांति रहती है। लेकिन हम नागरिकों का भी एक दायित्व है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से जाट महासभा के सभी मानित सदस्यों से करना चाहता हूं कि अगर हमें भी कुछ पता चलता है तो ये हमारा भी नैतिक दायित्व है कि ऐसे लोगों को प्रश्रय तो नहीं दिया जाए, ऐसे लोगों के बारे में सुरक्षा बलों को बताया जाए। आपका इतिहास बड़ा स्वर्णिम है। सर छोटू राम जी की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके यादगार में सभागृह बनाया हुआ है आपने। मैं पुरुषार्थ, पराक्रम और त्याग के प्रतीक जाट समुदाय से ये जरूर निवेदन करूंगा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस गौरवशाली परिवार के अधिकांश लोग, 90% के आसपास लोग, चाहे वो 47 हो, 65 हो, 71 हो,
पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आकर के यहाँ बसे। बड़ी संख्या में आप सब नियंत्रण रेखा के आसपास ही रहते हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि जाट समुदाय सीमा पर देश की रक्षा की प्रथम पंक्ति भी है। पूरा देश जानता है कि जाट के दो ही काम होते हैं। पहला, धरती का सीना चीर करके अन्नदाता के रूप में पूरे देश के लिए अन्न उपजाना, और दूसरा, मां भारती की तरफ आंख उठाने वाले दुश्मन का सीना चीरकर इस पावन धरा को संप्रभुता और अखंडता से अक्षुण्ण रखना। इसलिए इस कर्मठ समुदाय के अधिकांश परिवारों में सेना का एक सिपाही या अधिकारी जरूर मिलता है। मुझे नहीं, पूरे देश को फक्र है कि मातृभूमि के प्रति आपकी जो भक्ति है, समाज में राष्ट्रीयता की जो भावना है, इसको आपने गहरा करने का काम किया है। सीमा पर बसे होने के कारण जाट समुदाय के परिवारों को पाकिस्तान की तरफ से की जा रही नापाक हरकतों का भी सामना अक्सर करना पड़ता है। सुगंधन जब बोल रहे थे कहे कि ये 2 किलोमीटर है इंटरनेशनल बॉर्डर से। उन्होंने कहा कम्युनिटी बंकर की आवश्यकता है। पहले जो बंकर बने थे उनकी डिजाइन ठीक नहीं थी। 6-7 की रात को जो कार्रवाई हुई उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे धार्मिक स्थलों को, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, इनको निशाना बनाया, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। तब भारतीय सेना ने ऐसे ऐसे स्थानों पर सटीक आक्रमण किया कि उसे समझ में आ गया कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सेना की जद में नहीं है। भले ही मैंने कहा कि हम युद्ध के समर्थक नहीं, हम युद्ध चाहते भी नहीं थे। जब भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया तो उसे समझ में आ गया। फिर वो दुनिया भर के लोगों से गुहार कर रहा था। स्पष्ट रूप से भारत की ओर से कह दिया गया था कि युद्ध स्थगित तब होगा जब अधिकृत रूप से पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से अनुरोध करेंगे कि हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगी। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। राजनीति का भी अपना एक धर्म है, उस धर्म से वो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ कहना ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में पहली बार 2 ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर ताकत है, परमाणु बम है, पहली बार इस तरह से सटीकता के साथ किसी सेना ने जो आक्रमण किया है, पूरे देश को सेना पर गर्व है और आज इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मैं उन इलाकों में गया हूं, उन पीड़ित परिवारों में अधिकांश से मिला हूं, जो मैं जानता हूं कि किसी की मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन सरकार के नाते, प्रशासन के नाते जो मृतक हैं उनको आर्थिक सहायता पूरी तरह पहुंचा दी गई है। 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से और 6 लाख रुपए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से। जो घायल हैं उन्हें भी 100% अनुबंध राशि दे दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो रिलीफ है, जिनके घर ध्वस्त हुए हैं पूरी तरह या थोड़े क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो भी मोटे तौर पर सबको पहुंचा दी गई है। हाँ, एक अंतर जरूर आया है। मैं रिपोर्ट देख रहा था 2014 की बाढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी भारी धनराशि दी थी। सीएजी की रिपोर्ट में देख रहा था, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक पुनर्वास के लिए धन दिया था। अब वो व्यवस्था यहां चल नहीं सकती।
अब जो व्यवस्था है, जो पीड़ित है उसके खाते में ही पैसा जाएगा, लूट का इंतजाम बंद कर दिया गया है और मैं समझता हूं वो कायम भी नहीं होना चाहिए। बंकर की मांग बड़े पैमाने पर हो रही है। जिन लोगों के घर या बाकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है। भारत सरकार जरूर इस मुद्दे को भी प्राथमिकता के आधार पर लेगी। माननीय गृह मंत्री जी ने भरोसा दिया है और जल्द ही शायद उनका कार्यक्रम भी बनेगा। कभी भारत सरकार की सहायता से पुनर्वास का भी मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। लेकिन एक दो बातें बड़ी छोटी हैं जो हम खुद कर सकते हैं। जब 6-5 को मैं बैठक कर रहा था प्रशासनिक अधिकारियों की, तो तमाम जिलाधिकारी, माने डिप्टी कमिश्नर कह रहे थे कि साहब बंकरों की बड़ी कमी है। बहुत आराम से 2-3 हजार रुपए में भी बंकर बन जाता है। जेसीबी से गड्ढा खोदना, पत्थर रखना और बोरी में बालू भरना, यह किसी आर्मी के मेरे सहयोगी ने मुझे बताया था। और बारामूला के कलेक्टर ने बड़ी संख्या में 3000 में ऐसे अनेक बंकर तात्कालिक रूप से तैयार करा दिए। हम घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं। जिस तरह की परिस्थितियां इस बार पैदा हुई हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक जागरूकता हमें अपने आप में भी लानी होगी कि घर के साथ साथ हम एक सेफ हाउस भी अपने घर में बनाने का काम जब आगे जो नया निर्माण हो वो करें। सरकारी भवन भी जो अब बनेंगे उसमें भी ये इंतजाम रखा जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक अधिकारी राजौरी में दिन भर ड्यूटी करके आया था, शहीद हो गया। तो इस तरह की घटनाएं न हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। यहाँ अध्यक्ष जी ने, सुखनंदन जी ने, मंच के सभी लोगों ने मुझे श्रेय दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि इस यशस्वी और प्रतिष्ठित समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिलाने में मेरी भी एक छोटी सी भूमिका थी। जब प्रभु श्री राम सेतु बना रहे थे तो पत्थर तो दूसरे लोग ले जा रहे थे। एक गिलहरी थी, तो वो गिलहरी जो है अपनी पूंछ को पानी में भिगाती थी, बालू लपेटती थी और ले जाके बालू छिड़कने का काम करती। तो वास्तव में आरक्षण तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के कारण मिला है। मैं भी गिलहरी की तरह बालू लपेट करके उसमें थोड़ा छिड़काव का काम कर रहा था। और केवल जाट समुदाय को नहीं बल्कि दशकों तक जो लोग वास्तव में अपने अधिकारों से वंचित थे, ऐसे अनेक लोग थे। मैं समय नहीं कि मैं एक का विस्तार से वर्णन करूं। उनको सामाजिक न्याय मिले, समता मूलक समाज की स्थापना हो, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी के कारण हुआ। और इसके कारण अनेक समुदायों के लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। मैं भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों, सभी समुदायों की भलाई तभी होगी जब हमारी आपसी एकता मजबूत होगी और शांति भी तभी आएगी। मोटे तौर पर 5 वर्ष मुझे भी होने जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का उत्थान, यहाँ की समृद्धि और शांति ये सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो पहले थी वो दुगुनी बड़ी हो गई। आम आदमी की जो आमदनी थी प्रतिदिन की, वो भी दुगुने से ज्यादा हुई। अभी भी बहुत लोग हैं जो छूटे हुए हैं। हर वर्ग को जोड़ा जाए, ये प्रशासन का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र का विकास सामूहिक शक्ति से ही हो सकता है और तभी हम नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इस मिशन में हर एक नागरिकों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। एकता की मशाल जली रहे, ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
ताकि बाहर के आक्रमणकारी और आंतरिक विघटनकारी इन तत्वों से मजबूती से निपटा जा सके। मैं समझता हूं कि जनमानस में आज इस बात का गहरा एहसास है। पंथ, भाषा, जात के आधार पर बंटवारा राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खतरा बन जाता है और विविधता में एकता की ताकत से ही हम षड्यंत्रकारी ताकतों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव आया है उसे संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और मैं तो जोर देकर के कहना चाहूंगा, विकास के रास्ते को केवल संभाला नहीं जाता है बल्कि नई पीढ़ियों के लिए स्वर्णिम भविष्य कैसे बने इसका प्रयत्न किया जाता है। हम वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पूरी दुनिया को आज भारत बता रहा है कैसे उसके आतंक के कारखाने भारत के विकास में बाधा डाल रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर के लोगों को है। लगातार वो जम्मू कश्मीर में आतंक का निर्यात करता रहा है। अनेक माननीय सांसदों, देश के प्रमुख सामाजिक राजनीतिक लोगों और अधिकारियों के 60 डेलीगेशन दुनिया के विभिन्न देशों में गए हैं। कुछ पहुंच गए हैं, कुछ 1-2 दिन में जाने वाले हैं। जो आतंकी मुल्क पाकिस्तान है उसके काले कारनामे पूरे वैश्विक समुदाय को बताए जाएंगे। हम संपूर्ण विश्व को भी कहना चाहते हैं कि भारत ने न केवल जम्मू कश्मीर में सक्रिय सभी आतंकवादियों को दफन करने का फैसला किया है बल्कि पाकिस्तान स्थित उनके केंद्र, उनके ट्रेनिंग कैंप और उनके आतंकी आकाओं को भी मिट्टी में मिलाने का सौगंध लिया है। आज इस समारोह में मैं जाट समुदाय के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, इस महीने में जिस प्रकार से सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा एक नया इतिहास रचा है, उसी तरह से आपकी सामूहिक ताकत, सामूहिक मेहनत से तरक्की के सपनों को साकार करने का पवित्र कार्य भी हाथ में लिया जा सकता है। मैं मानता हूं कि यदि आज हम सब यहां से संकल्प लें तो ये उन बलिदानी सैनिकों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सुखनंदन जी ने कहा कि धन्यवाद सभा है, जो आरक्षण मिला उसके लिए उसमें एक पेश भी कर दिया कि भारत सरकार केंद्रीय सूची में भी मिलना चाहिए। और रेलवे के डीआरएम से कहिए कि हवाई जहाज का टिकट दिलवाइए, वही बात हो गई है। लेकिन मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ। रंधावा जी, अध्यक्ष जी, सुखनंदन जी या सभी लोग, इस बात को मुझे लगता है कि जहाँ उचित स्थान है वहाँ कहना चाहिए। फिर मैं गिलहरी की तरह जो थोड़ा सा काम है बालू लपेटने वाला वो मैं फिर करूँगा। कुछ और बातें भी कही गई हैं। निश्चित रूप से आपसे निरंतर संवाद जारी रहेगा और इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपके समाज की तरक्की, संपन्नता और समृद्धि के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। एक बात रंधावा साहब ने कही, ये बातें ऐसी नहीं कि यहाँ कही जाए, इस पर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है और अच्छे ढंग से उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।